नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं मोहित पांडे स्वागत करता हूं एसजी क्लासेस की इस ऑनलाइन साइंस क्लास में। दोस्तों आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, प्रेशर। यकीन मानिए दोस्तों, अगले 30 मिनट के बाद आप एक नंबर अपना ऐड कर लेंगे, क्योंकि प्रेशर चैप्टर शॉर्ट चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है और इसके बाहर से क्वेश्चन जितना मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसके बाहर से क्वेश्चन बनने की उम्मीद 0.5% होगी। बाकी 99.5% उम्मीद तो यही है कि इसमें से ही आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्लिक करेगा। तो दोस्तों, प्रेशर जिसे हम दाब कहते हैं वह होता क्या है, सबसे पहले हमें जानना होगा। किसी भी चीज़ पर प्रेशर लग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितने एरिया पर कितनी फोर्स लग रही है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी बल। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो दोस्तों प्रेशर मैंने बताया इज कॉल्ड प्रेशर। तो दोस्तों मैंने कहा प्रेशर क्या होता है, पर यूनिट एरिया, यानी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, मान लीजिए पर यूनिट एरिया मतलब एक यूनिट एरिया, ये एक दीवार है, वॉल मान लीजिए। अब ये प्रेशर इसके ऊपर क्या होगा, यानी एक यूनिट एरिया 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा लेंथ और ब्रेथ हुई, इसके ऊपर जो फोर्स लगाई जाए, मान लीजिए मैं किसी स्टिक से इसके ऊपर एक फोर्स लगाता हूँ, उसी को हम कहते हैं प्रेशर। यानी प्रेशर का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं दोस्तों, तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कितना बल लगा और कितने क्षेत्रफल पे लगा, उसी से प्रेशर क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल पे लगा और कितना बल लगा, कितने क्षेत्रफल पे कितना बल लगा, उसी को हम दाब कहते हैं। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, दाब। सिंपली समझिए दोस्तों, अगर मैं बल को बढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि बल इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बल को बढ़ाता जाऊंगा और एरिया को सेम रखूं, बल को बढ़ाता जाऊं और एरिया को सेम रखूं तो भी प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए इस पेन से मैं अपने इस हथेली को दबाना शुरू करूं तो एरिया बराबर है, इसने अपना एरिया जो एग्जर्ट करना था वो कर लिया। अब मैं फोर्स बढ़ाता जाऊं तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ता जाएगा मेरी हथेली पर और दर्द बढ़ता जाएगा, तो यानी प्रेशर ज़्यादा है। अब दोस्तों अगर इसी पेन की जगह निडल होती, सुई होती, तो यानी सुई का मतलब क्या हुआ, इसके आगे का एरिया ज़्यादा है, सुई का एरिया कम। यानी दोस्तों एरिया को अगर कम करते जाएं, कम करें तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। अगर एरिया कम करते जाएं, अगर हम वस्तु का एरिया कम करते जाएं तो प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा। तो दोस्तों 2 पॉइंट नोट करिएगा कि प्रेशर बढ़ता है, देखिए इस एरो का मतलब है बढ़ता है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो प्रेशर बढ़ता है फोर्स के बढ़ने से। ठीक है दोस्तों, फोर्स के बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो आपको देगा एग्जाम में कि अगर मैं किसी वस्तु के ऊपर फोर्स बढ़ा दूं तो बताइए दाब पर क्या असर पड़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा। अगर वस्तु के एरिया को स्थिर रखते हुए, कांस्टेंट रखते हुए उसके ऊपर बल बढ़ा दूं तो वह जिस वस्तु पर दाब बना रही है वो बढ़ेगा या घटेगा। तो एरिया अगर स्थिर है, क्षेत्रफल स्थिर है और प्रेशर बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रही है, सॉरी दोस्तों फोर्स बढ़ रही है तो प्रेशर बढ़ेगा। तो दोस्तों फोर्स बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है। जब एरिया को क्या रखा जाए, क्षेत्रफल को, एरिया को, क्षेत्रफल को क्या रखा जाए, कांस्टेंट, स्थिर रखा जाए। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल को मैंने कांस्टेंट किया और अगर वो कहे कि मैं एरिया को घटा दूं, किसी भी वस्तु पे फोर्स तो उतनी ही लगती रहे, फोर्स उतनी ही लगे, पर अगर मैं वस्तु का एरिया घटा दूंगा तो प्रेशर तब भी बढ़ जाता है। यानी 2 बातें निकल के आई कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है, क्रमानुपाती होता है फोर्स के, और प्रेशर जो होता है वो व्युत क्रमानुपाती होता है, यानी क्रमानुपाती होता है फोर्स के और व्युत क्रमानुपाती होता है प्रेशर एरिया के। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है,
याद रखिएगा, वो आपको एग्जामिनर एग्जाम्पल, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, क्वेश्चन कंसेप्चुअल आने लगे हैं, बच्चे समझ नहीं पाते। एरिया घटाने से प्रेशर बढ़ता है और फोर्स बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा जब हम एरिया को कांस्टेंट रखेंगे। दोस्तों आइए हम कुछ और एरिया प्रेशर के बारे में आपको बताते हैं कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और सेकंड पॉइंट इसके बारे में आप जान लीजिए कि इसकी एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट, मैंने आपको यूनिट चैप्टर कराते हुए ही बताया था कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। अब देखिए, चूंकि न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर कहाँ से आया, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया नीचे था, फोर्स अपॉन एरिया था ना प्रेशर, तो देखिए आप इसकी यूनिट भी यहीं से निकल के आ गई। क्या गई यूनिट, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। और दोस्तों इसकी एक यूनिट होती है, एक साइंटिस्ट थे पास्कल, पास्कल भी इसकी यूनिट होती है। तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड एक नंबर में पूछा जाता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब की इकाई क्या होती है, तो आप कहेंगे पास्कल, इसको पी से डिनोट किया जाता है दोस्तों। तो आप क्या कहेंगे कि दाब की इकाई होती है पास्कल, और पास्कल को दोस्तों पी ए से डिनोट करते हैं, पी ए फॉर पास्कल। ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दाब बताया सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए। अब दोस्तों पास्कल ने, अब आप देखिए कि आपको 2-3 एग्जाम्पल में देता हूँ और एग्जामिनर आपसे पूछेगा सूटकेस के हैंडल्स, सूटकेस के हैंडल्स, देखिए सूटकेस या ब्रीफ केस के हैंडल्स, मैं आपको समझा दूं, सूटकेस और ब्रीफ केस के हैंडल्स को ब्रॉड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, ब्रॉड। क्यों बनाया जाता है ब्रॉड, अगर सूटकेस के हैंडल को हम एरिया घटा दें, बहुत ही पतला कर दें, अगर सूटकेस के हैंडल्स को हम पतला कर दें और सामान उसमें उतना ही रहेगा तो उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा दोस्तों। प्रेशर ज़्यादा होने से हमारे को तकलीफ होने लग जाएगी उंगली में, इसीलिए ताकि आपको आराम से सूटकेस आप हैंडल कर सकें, इसीलिए प्रेशर को कम करने के लिए एरिया बढ़ाया जाता है दोस्तों। तो एरिया देखिए, सूटकेस का हैंडल किस लिए ब्रॉड बनाया जाता है, टू रिड्यूस प्रेशर, यानी टू रिड्यूस प्रेशर। सूटकेस, ये एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि सूटकेस के हैंडल्स को ब्रॉड क्यों बनाया जाता है, तो टू रिड्यूस प्रेशर, यानी उस पर दाब घटाने के लिए। दूसरा पॉइंट दोस्तों, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स में वुडन की आपकी स्ट्रिप्स बिछाई जाती हैं, वुडन के स्ट्रिप्स बिछाए जाते हैं रेलवे ट्रैक्स पर। तो दोस्तों जो वुडन स्लीपर्स को बिछाया जाता है, वुडन स्लीपर्स ऑन रेलवे ट्रैक्स, किस लिए, आपने देखा होगा ऐसे रेलवे ट्रैक्स होते हैं हमारे, इस पर ट्रेन चलती है, यहाँ पे हमारे वुडन स्लीपर्स होते हैं, फिर कंक्रीट लगा के उसके ऊपर, अब अगर इसको मैं एरिया घटा दूं, पतला पतला कर देते, अगर वुडन स्लीपर्स को पतला कर देते रेलवे ट्रैक्स पे, तो प्रेशर बढ़ जाता, ट्रेन के आने पर प्रेशर बढ़ जाता, क्योंकि ट्रेन फोर्स लगाती है, ट्रेन का वेट होता है जिसकी वजह से बल लगता है। अब बल लगता तो प्रेशर बढ़ जाता, तो हमारी जो रेलवे लाइन है उसको डैमेज होने का खतरा रहता है। तो इसीलिए स्लीपर्स को, वुडन स्लीपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वुडन स्लीपर्स ऑन रेलवे ट्रैक। लकड़ी के, आपने देखे होंगे लकड़ी के, जिसे हम कहते हैं लकड़ी के गुटके टाइप, बड़े बड़े पीसीस होते हैं, चौड़े होते हैं वो, चौड़े पीसीस, और लेंथ भी होती है उनकी ट्रैक से ज़्यादा, उनको ट्रैक के नीचे लगाते हैं प्रेशर को कम करने के लिए दोस्तों। सूटकेस के हैंडल को चौड़ा बनाया जाता है प्रेशर को कम करने के लिए, टू रिड्यूस प्रेशर। पर अब यहाँ तो हमें प्रेशर रिड्यूस करने की जरूरत पड़ गई, पर अगर प्रेशर बढ़ाना हो तो देखिए नीडल्स को पॉइंटेड बनाया जाता है। नीडल्स को कैसे बनाते हैं दोस्तों, नीडल्स आर मेड पॉइंटेड, नीडल्स को पॉइंटेड बनाया जाता है, किस लिए, टू इंक्रीज प्रेशर दोस्तों, इंक्रीज प्रेशर बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर नीडल्स को, क्योंकि नीडल चुभाने के काम आती है, नीडल धागा कपड़े से आर पार सिलने के काम आती है, तो हमें उसका प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर नीडल को हम
पॉइंटेड नहीं बनाएंगे तो क्या आप सोचिए कील से आप कपड़ा सी पाएंगे क्या? नहीं दोस्तों, बहुत मुश्किल होगी, कपड़ा फट जाएगा। तो वो उसके अंदर आर पार जाने में भी उसे दिक्कत होगी। इसीलिए प्रेशर को बढ़ाया जाता है निडल को पॉइंटेड बनाकर। आप याद रखिएगा, एक एग्जाम्पल और आता है एग्जाम में कि बैलून होता है हमारा, बैलून एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ये वही मैं आपको बता रहा हूँ प्रीवियस पेपर्स के आधार पर कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि बैलून को निडल से क्यों फोड़ा जाता है। हम स्टिक से डंडा लेके क्यों नहीं फोड़ते बैलून को? अगर बैलून को डंडे से फोड़ेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी, पर हम निडल जस्ट बैलून के पास ले जाते हैं, वो उसको स्पर्श करते ही, जस्ट टच करते ही बैलून फट जाता है। क्यों? क्योंकि बैलून में जो प्रेशर है ना, बैलून में जो दाब होता है हवा का, उससे ज़्यादा दाब किस में होता है? निडल में होता है। बिकॉज आएगा क्वेश्चन आपको कि आप बैलून को निडल से ही क्यों फोड़ा जाता है? बिकॉज निडल एक्सर्ट्स मोर प्रेशर। निडल यानी सुई में ज़्यादा, सुई में दाब ज़्यादा होता है। निडल एक्सर्ट्स मोर प्रेशर। ठीक है दोस्तों, निडल एक्सर्ट्स मोर, दोस्तों निडल एक्सर्ट्स मोर प्रेशर। अब दोस्तों हम इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बोलते हैं हिंदी में दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पास्कल जो यूनिट होती है प्रेशर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडलीय दबाव बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखते रहिए वायुमंडलीय दबाव क्या होता है। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि तूफान क्यों आते हैं? आपने कभी सोचा है कि तूफान क्यों आते हैं? या आपने कभी सोचा है कि पानी ऊपर से नीचे की ओर ही क्यों आता है? या आपने कभी सोचा है कि वस्तु ज़्यादा गर्म वस्तु से ही हीट जो है वो कम गर्म वस्तु की तरफ क्यों ट्रांसफ़र होती है? तो दोस्तों एक फंडा आप याद रखिएगा कि हमेशा एनर्जी, मैंने ऊर्जा बताया है ना आपको, एनर्जी हाई टू लो की तरफ जाती है। तो ऐसे ही जब मैं प्रेशर की बात करूँगा तो आप जानेंगे कि कोई भी क्वांटिटी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आती है। ठीक है दोस्तों, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। आप बताइए कभी क्या कोई गरीब आदमी अमीर आदमी को पैसा दे सकता है? नहीं। क्या अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो गरीब आदमी क्या अमीर आदमी को पैसा दे सकता है? नहीं। हमेशा देता वही है जिसके पास होता है, यानी होगा किसके पास? जो हाई है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा क्वांटिटीज़ आती हैं। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले हम जानेंगे वायुमंडलीय दबाव होता क्या है। वायुमंडलीय दबाव दोस्तों वो होता है, आपने मरकरी सुना होगा, मरकरी पारा। तो इसका एक पैरामीटर बनाया हुआ है कि वायुमंडलीय दबाव वह दबाव होता है जो 76 सेंटीमीटर लेंथ के मरकरी कॉलम, मरकरी का एक कॉलम लिया जाता है, मरकरी का एक टुकड़ा लिया जाता है 76 सेंटीमीटर का। जो दबाव वह मरकरी का कॉलम एक्सर्ट करता है अपने ऊपर 0 डिग्री तापमान पर। देखिए मैं बहुत सिंपल लिख रहा हूँ, कोई डेफिनेशन नहीं आपको याद करनी, कि 76 सेंटीमीटर, ठीक है, ये तीनों चीज़ें ध्यान रखिएगा आप, और 760 mm, क्योंकि रेलवे ने ये क्वेश्चन दिया था इस तरह से, और 0.76 मीटर। ठीक है दोस्तों, 760 सेंटीमीटर का मरकरी कॉलम ऑफ मरकरी कॉलम, पारा जो होता है मरकरी कॉलम, पारा बोलते हैं मरकरी को, पारा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। अगर इसकी बात आ गई है तो मैं बता दूं 80 इसकी परमाणु संख्या होती है, Hg कहते हैं मरकरी को दोस्तों। और मरकरी द्रव्य अवस्था में वह मेटल जो कि द्रव्य अवस्था में पाया जाता है उसे पारा कहते हैं। ये क्वेश्चन रेलवेज में सीधा पूछा जाता है एसएससी में कि द्रव्य अवस्था में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो आप कहेंगे पारा। एटॉमिक संख्या पारे की 80, और पारा जो होता है यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने का पैरामीटर है। 76 सेंटीमीटर का एक कॉलम ले लें, अगर हम
मान लीजिए ये मरकरी का कॉलम है, कितना 76 सेंटीमीटर का। अब 76 सेंटीमीटर को मैं 760 भी बोल सकता हूँ, 0.76 मीटर भी बोल सकता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं 76 सेंटीमीटर का एक मरकरी कॉलम ले लूँ तो वह 0 डिग्री सेल्सियस, देखिए ऑफ मरकरी कॉलम, ठीक है, एक्सर्ट्स प्रेशर, जितना प्रेशर वह 76 सेंटीमीटर का मरकरी कॉलम एक्सर्ट्स प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस, दो बातें, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 45 डिग्री लेटीट्यूड, यानी 45 डिग्री लेटीट्यूड। कहाँ से 45 डिग्री लेटीट्यूड दोस्तों? एट सी लेवल। तो मैंने आपको क्या बताया एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, मैं एपी से डिनोट कर रहा हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव को एपी। 3 पॉइंट बताए कि 76 सेंटीमीटर और 760 ठीक है दोस्तों, 760 और ऐसे मैं क्यों बता रहा हूँ आपको अलग अलग क्वांटिटी में, वो मैं बताऊँगा, क्वेश्चन आया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और 0.76 मीटर, ठीक है दोस्तों, 0.76 मीटर। और प्रेशर एक्सर्ट करे मरकरी का कॉलम जो कि 76 सेंटीमीटर का हो 0 डिग्री सेल्सियस पर और 45 डिग्री लैटीट्यूड पर, 45 डिग्री लैटीट्यूड पर, ठीक है दोस्तों, 45 डिग्री लैटीट्यूड पर एट सी लेवल, ठीक है, समुद्र के तल से 45 डिग्री सी लेवल पर जो 76 सेंटीमीटर का पारा अपने ऊपर दबाव महसूस करता है उसी को हम वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या आता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम नापते कैसे हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे नापा जाता है? इज़ मेजर्ड बाय, एक हमारे पास यंत्र होता है जो मौसम विभाग के पास होता है, बैरोमीटर। इसी से मौसम विभाग बताता है कि तूफान आने वाला है, बारिश आने वाली है, इसी से बताता है। क्योंकि बारिश की कंडीशन में पारा कुछ और इंडिकेट करेगा, तूफान की कंडीशन, स्टॉर्म की कंडीशन में पारा कुछ और इंडिकेट करेगा। तो इसी से, और अच्छा मौसम होने वाला होगा तो पारा कुछ और इंडिकेट करेगा। तो उसी मरकरी के कॉलम से हम अंदाज़ा लगाते हैं, जो कि बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर ये मरकरी का कॉलम होता है, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा अलग अलग कंडीशन में। तो यही बैरोमीटर हमें बताता है कि वायुमंडलीय दबाव कितना है। अब आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ कि तूफान कैसे आते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये अजमेर है, ये हमारा अजमेर है। तो मैंने बताया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर कोई भी वस्तु आती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा आएगी। तो जैसे अजमेर में प्रेशर लो होने लग जाता है, हवाएं बंद हो जाती हैं लो प्रेशर में, तुरंत क्या होता है, अजमेर के अगल बगल जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर हाई प्रेशर है, जहाँ पर हवा का प्रेशर ज़्यादा है, वो सभी जगह से हवाएं एक साथ, एक एक करके हवाएं पूरी एक साथ अजमेर की ओर आना शुरू कर देंगी। क्योंकि यहाँ प्रेशर क्या हो गया, कम। अब क्या होगा, कम प्रेशर होने की वजह से हाई प्रेशर जहाँ पर है आसपास, वहाँ से सारी हवाएं अजमेर की ओर आना शुरू कर देंगी और अजमेर में क्या आएगा, तूफान आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल होता है तूफान का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टॉर्म क्यों आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लो प्रेशर। तूफान आता है कम दबाव होने के कारण, क्योंकि कम दबाव होगा तभी तो अधिक दबाव से हवाएं हमारी क्षेत्र की ओर आएंगी। अब दोस्तों बैरोमीटर की कुछ कंडीशन होती हैं, आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम में सीधे सीधे ये कंडीशन पूछ ली जाती हैं कि बैरोमीटर में फर्स्ट, अगर बैरोमीटर में सडन फॉल हो रहा है, अचानक बैरोमीटर में अगर अचानक सडन फॉल हो रहा है तो बताइए क्या होता है। तो दोस्तों आप ये जान लें कि अगर अचानक फॉल होगा, यानी सडन फॉल का मतलब गिरावट, सडन फॉल, और सडन का मतलब अचानक, धीरे धीरे नहीं। अगर अचानक से एकदम से लो प्रेशर हो जाता है, जब एरिया में, जब किसी क्षेत्र में एकदम से लो प्रेशर होता है तभी तो तूफान आएगा हाई प्रेशर से। तो जब अचानक फॉल होगा, अचानक बैरोमीटर में क्या होगा दोस्तों, फॉल होगा, तो क्या होगा दोस्तों, स्टॉर्म आएगा, तूफान आएगा। ठीक है, तो अचानक अगर क्वेश्चन में आता है यदि बैरोमीटर में
पाठ्यांक में बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाए तो यह किसका संकेत है? तो 4 ऑप्शन देगा, तूफान याद रखेंगे। अचानक से गिरावट आए तो तूफान आएगा। और दोस्तों दूसरा आप याद रखेंगे, दूसरा आप क्या याद रखेंगे कि अगर बैरोमीटर में ग्रेजुअल फॉल आए, धीरे धीरे, कैसा फॉल आए दोस्तों? ग्रेजुअल फॉल आए, अगर स्लो फॉल आए अगर, ठीक है, और इसे आप ग्रेजुअल भी कह सकते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअल फॉल आए, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक कैसे? धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे अगर नीचे आए तो क्या होगा दोस्तों? रेनफॉल, बारिश आएगी। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे आता है दोस्तों तो बारिश आती है। और तीसरा पॉइंट कि अगर स्लोली ऊपर जाता है, स्लोली राइज करता है, यानी ऊपर जाता है धीरे धीरे, बैरोमीटर अगर धीरे धीरे ऊपर जाता है तो क्लीन रहेगा मौसम, एटमॉस्फेयर क्या रहेगा? क्लीन रहेगा। अब दोस्तों एटमॉस्फेयर क्या रहेगा? क्लीन रहेगा। अब हमारे पास आता है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि बैरोमीटर की बात हमने कर ली, पर एक एटमॉस्फेरिक वैल्यू, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके आप लिखिएगा कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस में नापते हैं हम? बार में नापते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस में नापते हैं हम? बार में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या हुई? बार, एक बार। तो एक बार 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बराबर होता है 1.01 बार के। अब दोस्तों एक बार में कितने पास्कल होते हैं? 10 की पावर 5 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, और इसे मैं पास्कल भी बोल सकता हूँ। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, एक बार में 10 की पावर 5 न्यूटन। और मैंने आपको वर्क में पढ़ाया था कि 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होता है, और 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 दोस्तों डाइन होता है। तो एक बार में 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल। अब चूंकि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर हम बोलें एक वायुमंडलीय दाब है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसका मतलब 1.01 बार है। अब इस बार को अगर मैं हटा दूं तो हो जाएगा मेरा 1.01 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है दोस्तों, 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल। ये यूनिट्स दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा कि एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल, और 1.01 बार एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 1.01 बार बराबर 1 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1.01 इंटू बार। तो बार की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पास्कल, और इसको मैं इस तरह से भी दर्शा सकता हूँ। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और यूनिट होती है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है, एक यूनिट और होती है दोस्तों, वो भी लिख लें, अगर एग्जाम में आ गई तो हमारे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम वो क्वेश्चन छोड़ाएंगे। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने आपको बताया एक बार होता है, तो वो तो आप समझ गए होंगे। 1.01 बार होता है, तो 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर पास्कल, ठीक है, या तो मैं इसको पास्कल भी लिख सकता हूँ, पास्कल। और इसको हम 760 अगर आपसे कोई पूछे कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितने बार होते हैं तो आप कहेंगे 1.01 बार। 1 बार में कितने पास्कल होते हैं, कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है? 1 बार बराबर 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल। अगर आपसे पूछे कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितने टोर होते हैं तो इसको हम बोलते हैं 760 टोर। टोर भी यूनिट है, टोर छोटी यूनिट होती है प्रेशर की, छोटी यूनिट होती है प्रेशर की टोर। अभी टोर क्या होता है दोस्तों? 1 टोर, आप समझ लीजिए 1 टोर क्या होता है। एक टोर क्या होता है दोस्तों? आप समझिए कि एक टोर क्या प्रेशर होता है? जब मरकरी का 1 mm कॉलम, मैंने बताया था उसमें 76 सेंटीमीटर, 76 मीटर और 0.76 मीटर, 760 mm।
जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। यहाँ पर क्या है, जब 1 mm कॉलम मरकरी का, 1 mm मरकरी का कॉलम जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है दोस्तों, यानी कि इसकी जो गोलाई, जैसे मान लीजिए कोई तार है उसकी गोलाई है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा, यानी उसके जो सर्कल है उस सर्कल का जो एरिया होगा, यानी पाई आर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर, 1 mm मरकरी कॉलम, 1 mm का दोस्तों, 1 mm का मरकरी कॉलम, ये जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, यानी वो बड़ी यूनिट हो गई ना, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है वह है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 mm का मरकरी कॉलम, 1 mm का मरकरी कॉलम जितना, यानी 0.1 सेंटीमीटर जितना 1 mm का मरकरी कॉलम प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एक टोर। 1 mm का मरकरी कॉलम जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे, आप लिखेंगे एक टोर, ठीक है। और अगर 76 सेंटीमीटर 760 mm और 0.6 मीटर आपको मिल गया, तो आप उसे पास्कल बताएंगे, प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताएंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि इनमें से कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं दर्शाता है, इसीलिए मैंने आपको तीनों यूनिट्स लिखवा दिए, 760 mm, 76 सेंटीमीटर और 0.6 मीटर। उसमें एक यूनिट और दी हुई थी, कुछ इनकी यूनिट्स बदल दी थी, तो आपको ये तीनों लर्न रहनी चाहिए, तो चौथा आप अपने आप मार्क कर देंगे और आपका 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो था वो मैंने किसी स्टेट एग्जाम में देखा था कि इनमें से कौन सी, और एक रेलवे में भी देखा था कि इनमें से कौन सा है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं दर्शाता है। तो मरकरी के कॉलम की तीनों वैल्यूज़ लिखी थी, एक वैल्यू डिफरेंट लिखी थी, उस डिफरेंट वैल्यू को आपको टिक करना था। तो 1 टोर आ गया। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं प्रेशर एक्सर्ट्स इन अ लिक्विड। प्रेशर एक्सर्ट्स इन अ लिक्विड। दोस्तों लिक्विड्स अभी तो सॉलिड में पढ़ लिया ना हमने, हवा में, गैस में भी पढ़ लिया, हवा में भी, अब लिक्विड्स में भी तो प्रेशर होता है। मान लीजिए बाल्टी में पानी रखा हुआ है दोस्तों, बस समझ लीजिए प्रेशर कंप्लीट हो गया दोस्तों, यही आपको ध्यान से पढ़ना है, लास्ट टॉपिक प्रेशर का। मान लीजिए बाल्टी में ये पानी रखा हुआ है, पानी की अलग अलग लेयर्स होती हैं, कोई भी लिक्विड होगा उसकी अलग अलग लेयर्स है। मान लीजिए कोई भी लिक्विड रखा है, पानी है या कुछ और है, ये अलग अलग लेयर्स होती हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये बोलता है कि पानी अलग अलग मॉलिक्यूल से बना है। मान लो पानी के H2O होता है, पानी का एक मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O, H2O से ये पानी बना है। वो बोलता है पानी का हर मॉलिक्यूल इसकी दीवारों पर, जिस कंटेनर में ये रखा हुआ है उसकी दीवारों पर कुछ प्रेशर बनाता है, यानी बाल्टी में रखे हुए पानी का प्रेशर कम होगा और टैंकी में रखे हुए पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो दोस्तों उसमें कई फैक्टर काम करते हैं। उसमें क्या होता है, देखिए P बराबर होता है H, D और G, बस लिक्विड्स का प्रेशर ख़त्म हो गया। अब याद रखिएगा पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, H होता है हाइट। हाइट कौन सी, कि जिस मॉलिक्यूल की बात हो रही है वह कितनी हाइट पर है सरफेस से, वो यहाँ से कितनी हाइट पर है, सॉरी दोस्तों ये सरफेस नीचे से होगा, वह सरफेस से कितनी हाइट पर है। यानी कि मान लीजिए बात हो रही है इसकी, तो ये सतह से, जिस सतह पर रखा हुआ है ज़मीन पर, ये उस कंटेनर की सतह से कितनी ऊपर है पॉइंट, उस पर निर्भर करता है कि कितनी प्रेशर। जितना ऊपर पॉइंट होगा उतनी ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो दीवारों पर इस कंटेनर की, क्योंकि P देखिए प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H, ठीक है। दूसरा प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है D, जिसे हम बोलते हैं डेंसिटी, क्योंकि कितना गाढ़ा है वह लिक्विड, डेंसिटी मतलब कितना वॉल्यूम, कितने मास में है, ये भी डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना बनाएगा। डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, घनत्व जितना ज़्यादा होगा उस लिक्विड का, जो उस लिक्विड का घनत्व, उस तरल पदार्थ का घनत्व जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रेशर बनाएगा। और दूसरी चीज़ कि प्रेशर जो होता है, प्रेशर तीसरा पॉइंट कि सेम लेयर पे, मान लीजिए इसी लेयर की बात करूं मैं,
इस जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ, इस लेयर पे सभी पार्ट मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनका प्रेशर क्या होगा दीवार पे सेम, उनका प्रेशर सेम होगा और सेम दिशा में, हर दिशा में सेम प्रेशर होगा। प्रेशर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है दोस्तों, अणु, प्रेशर ऑफ अणु बोलते हैं मॉलिक्यूल्स को, अणु, ठीक है दोस्तों, ये अणु है। तो प्रेशर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम लेयर, सेम हॉरिजॉन्टल लेयर, ठीक है ना, एट सेम हॉरिजॉन्टल लेयर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, कि सभी डायरेक्शन में प्रेशर जो होगा एक ही लेयर का, मान लीजिए बात कर रहा हूँ मैं इस वाली, ये पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, और मैं अगर इस वाली लेयर की बात कर रहा हूँ, इस वाली, तो इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनका प्रेशर सेम, इस क्योंकि ये सेम हाइट पर है और डेंसिटी तो पूरे लिक्विड की सेम है, तो हाइट तो इनकी हाइट तो सेम हो गई ना जो इस लेयर में, पर इनका डिफरेंट हो जाएगा प्रेशर, क्योंकि इनकी हाइट दूसरी हो गई, ये ऊपर हो गए। तो दोस्तों जो जितनी हाइट पर होता है सरफेस से मॉलिक्यूल, वो उतना ज़्यादा प्रेशर लिक्विड पे एक्सर्ट, लिक्विड कंटेनर की वॉल पर, कंटेनर जिस कंटेनर में हमने वो तरल पदार्थ रखा है उसकी दीवारों पर वह मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेशर बनाएगा, और जितनी कम हाइट पर होगा उतना कम प्रेशर बनाएगा दोस्तों। अब आइए आपको बता देते हैं पास्कल का लॉ। पास्कल का लॉ, तो दोस्तों पास्कल जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक लॉ दिया था, इन्होंने कहा था अगर सभी ग्रेविटेशनल फोर्सेस को, इन्होंने क्या कहा कि यदि सभी ग्रेविटेशनल फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाएं, इफ़ ऑल ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ऑल ग्रेविटेशनल, सभी गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि पानी जब कंटेनर में रखा है हर वस्तु को ग्रेविटी खींचती है, मैंने आपको ग्रेविटेशन में पढ़ा दिया कि हर वस्तु को ग्रेविटी खींचती है, उसी की वजह से उसका वजन होता है, उसका वेट होता है। तो अगर मैं ग्रेविटी को ज़ीरो मान लूँ, ग्रेविटेशन को, इन ऑल, इफ़ ऑल ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिकम्स नेग्लिजिबल, अगर ग्रेविटेशनल फोर्सेस ना हों, इन्होंने क्या कहा था कि अगर ऑल ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिकम्स नेग्लिजिबल, सभी फोर्सेस क्या हो जाएं, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल हो जाएं, यानी कि ना के बराबर हो जाएं, नेग्लिजिबल मतलब ज़ीरो हो जाए, सभी फोर्सेस ज़ीरो हो जाएं, और लिक्विड क्या हो, इक्विलिब्रियम की अवस्था में। इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया था कि संतुलन की अवस्था में, यानी दो चीज़ें बताई, ग्रेविटेशन जीरो हो जाए पास्कल ने कहा, और इक्विलिब्रियम की अवस्था में लिक्विड आ जाए, यानी संतुलन की अवस्था में, यानी संतुलन को क्या कहते हैं हम, ऑल रिजल्टेंट फोर्सेस जीरो, सभी बल जो उसके ऊपर लगते हैं वो क्या हो जाएं, रिजल्टेंट फोर्सेस क्या हो जाएं, ज़ीरो। ये कहा पास्कल ने कि या तो ग्रेविटी का कोई मतलब ना हो, ग्रेविटी ज़ीरो हो जाए, पानी कंटेनर में रखा है, ग्रेविटी जीरो हो जाए, पानी स्थिर मोड में रहे, इक्विलिब्रियम रहे, उस पर सभी फोर्सेस जो हैं वो शांत हो, पानी जो रखा हो बिल्कुल शांत हो, बह न रहा हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। तो कहता है कि सेम प्रेशर एक्सर्ट, प्रेशर एट ऑल पॉइंट इज सेम, प्रेशर एट ऑल पॉइंट, यार ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऑल पॉइंट पे, ऑल पॉइंट इज सेम। पास्कल के लॉ में और वैसे लॉ में फ़र्क है। पास्कल ने कहा था कि अगर ग्रेविटेशन जीरो हो जाए, अब मैंने पहले आपको क्या बताया था कि कंटेनर में पानी है, ये पास्कल का बता रहा हूँ मैं, ये मान लीजिए पास्कल का लॉ बता रहा हूँ आपको, और ये मैं नॉर्मली जब ग्रेविटेशन भी असर करेगा, और ग्रेविटेशन तो अपना काम करेगा ही, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रही हो और इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी ना हो, तो इसकी अलग अलग लेयर पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स, अलग अलग लेयर पे मॉलिक्यूल्स अलग अलग प्रेशर बना रहे थे। पर ये कह रहा है कि अगर ग्रेविटेशन जीरो हो जाए, जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और ये इक्विलिब्रियम हो जाए, संतुलन की अवस्था में हो, तो कोई भी मॉलिक्यूल उठा के देख लो, कोई भी किसी भी लेयर का, सभी कंटेनर पे बराबर प्रेशर बनाएंगे। याद रखिएगा, पास्कल की बात हो रही हो तो आप हमेशा ऑप्शन में सेम प्रेशर बनाएंगे, मॉलिक्यूल सेम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी जगह पर हो, किसी भी पोजीशन में, लिक्विड के मॉलिक्यूल सेम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और अगर नॉर्मली बात हो रही हो कि अगर एक कंटेनर में लिक्विड रखा है, तो बताइए उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स
प्रेशर एक्सर्ट किस तरह से करेंगे, तो एक लेयर के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर तो सेम होगा, एक ही लेयर के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर सेम होगा, पर नीचे वाले मॉलिक्यूल्स का प्रेशर क्या होगा दोस्तों, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कंटेनर की दीवार पे, क्योंकि वो सरफेस से ऊपर से ज़्यादा हाइट पर हैं। फिर उससे ऊपर वाले मॉलिक्यूल की बात करूँ तो उसका कम प्रेशर होगा, क्योंकि वो ऊपर से कम हाइट पर है। तो दोस्तों नॉर्मली तो प्रेशर बदलता रहता है लेयर्स के साथ में मॉलिक्यूल्स का, पर पास्कल के नियम के अनुसार कि अगर ग्रेविटेशन को जीरो कर दूं, गुरुत्वाकर्षण का कोई मतलब ना हो, ज़ीरो हो जाए और इक्विलिब्रियम कंडीशन हो, तो चाहे इस लेयर का मॉलिक्यूल हो, चाहे इस लेयर का मॉलिक्यूल हो, चाहे इस लेयर पे मॉलिक्यूल हो, वो सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगा कंटेनर की वॉल पर, बराबर दबाव डालेंगे, सभी मॉलिक्यूल एक समान दबाव डालेंगे। कुछ यंत्र हैं दोस्तों जो आते हैं, किसके लॉ पर काम करते हैं, जैसे हाइड्रोलिक, जितनी भी हाइड्रोलिक मशीन्स हैं, हाइड्रोलिक प्रेस होती है, ठीक है दोस्तों। एक तो हाइड्रोलिक आपकी प्रेस हुई, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस और आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये तीनों एग्जाम में आ जाती हैं, हाइड्रोलिक, ब्रेक और यही सेम हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो दोस्तों ये तीनों आप याद कर लें, और यहीं पर प्रेशर चैप्टर हमने आज समाप्त कर दिया दोस्तों। आशा करेंगे आप अच्छे से इसे पढ़ेंगे, और जब आप इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो यूनिट से लेकर प्रेशर तक की सारी वीडियोस एसजी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पे डल चुकी हैं, अपलोड हो चुकी हैं। आप लोग उसे अच्छे से देखिए, रिवाइज करें और लाइक और कमेंट करेंगे तो हमें मालूम होगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।